नमस्कार। सामाजिक न्याय की क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय की आवाज़ के संदर्भ में आज हम बात करेंगे महान क्रांतिकारी, अद्भुत और अनोखे वीर सपूत ऊधम सिंह जी के बारे में। आज उनका बलिदान दिवस है, क्योंकि 31 जुलाई 1940 को उनका बलिदान हुआ था। तो सर्वप्रथम मैं उनके बलिदान दिवस पर वीर शहीद ऊधम सिंह जी को सादर और हार्दिक वंदन करता हूँ, उन्हें शत शत नमन करता हूँ। जैसा कि यह सर्वविदित है कि भारत में समय समय पर अनेक वीर योद्धा, महापुरुष, संत महंत जन्मे हैं, जिन्होंने मानवता और इंसानियत के लिए अद्भुत योगदान दिया है और साथ ही साथ भारत माता के सम्मान में, उसकी रक्षा में सर्वोच्च योगदान भी दिया है। अपने प्राणों की आहुति भी देने से ये वीर सपूत पीछे नहीं रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपके सम्मुख ऊधम सिंह की शहादत के किस्से को बताने का प्रयास करूंगा, और ये प्रयास करूंगा कि कैसे ऊधम सिंह अपने आप में एक अद्भुत, अद्वितीय और उत्कृष्ट क्रांतिकारी थे। क्यों उन्हें दूसरे क्रांतिकारियों से अलग एक और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो आइए हम उनको नमन करते हुए उनके जीवन और उनके योगदान को जानने का प्रयास करें। अंग्रेजी अधिकारी माइकल ओडवायर को उनके ही देश में अर्थात ब्रिटेन में जाकर मारने वाले ऊधम सिंह को सिर्फ किताबों में ही जाना जाता है। इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिल पाई लंबे समय तक जिसके वे असली हकदार थे। मानवता के बर्बर दुश्मन को उन्होंने 7 समुद्र पार जाकर और उन्हीं के घर में मारने का काम किया, और वो एक महान और साहसिक कारनामा था कि किसी विदेश में जाकर के और उन्हीं के घर, उन्हीं के लोगों के सामने वीरता का प्रदर्शन करना, अपने शौर्य का प्रदर्शन करना, ये बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय और उत्कृष्ट कारनामा था जो शहीद ऊधम सिंह ने किया। लेकिन जाति उनके गुणगान में बाधा बन गई। क्रांतिकारी ऊधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में 26 दिसंबर 1899 को एक गरीब, मजदूर और दलित परिवार में हुआ था। परंतु निडरता, वीरता और साहस ऊधम सिंह की रगों में कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके पिता चूहड़ राम व उनकी माता नारायणा देवी पंजाब से मजदूरी करने के लिए कानपुर गए थे।
और 26 दिसंबर को महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि 26 दिसंबर को उनका जन्म दिवस था और 31 जुलाई को उनका बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। और दोनों अवसरों पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जलियांवाला बाग की घटना घटती है और उधम सिंह कैसे सही मायने में उधम सिंह बनकर के उभरते हैं। एक ऐसे उधम सिंह जो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्वविख्यात हो गए अपने साहसिक, शौर्य और वीरतापूर्ण कारनामे से, जो उन्होंने विदेशी धरती पर अंजाम दिया। तो जलियांवाला बाग की जो घटना है वो 1919 में 13 अप्रैल के दिन घटी थी और इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था। जब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस दौरान अंग्रेजों का विरोध बड़े पैमाने पर होने लगा, क्योंकि उसका एक कारण था और कुछ कारणों में से एक कारण था कि लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था और उन्हें युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इस तरह से अंग्रेजों का विरोध पूरे भारत में लगभग हो रहा था, लेकिन पंजाब में ये विरोध कुछ खास था। जैसे भारत प्रति प्रतिरक्षा विधान 1915 के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया था। जो विरोध हो रहा था उसको कुचलने के लिए सरकार का एक कानून था, एक विधान था जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1918 में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति नियुक्त की गई थी। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, कि किसी व्यक्ति को राजद्रोह का मुकदमा लगा करके उसे गिरफ्तार करो और उसे कैद में डाल दो। तो ये एक जज थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। उनकी अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट होती है और इस सेडिशन कमेटी की जिम्मेदारी ये जानना था, ये अध्ययन करना था कि भारत में, विशेषकर पंजाब में और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध, यानी ब्रिटिश सरकार का विरोध, अंग्रेजों का विरोध, गोरों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा है। इस समिति के सुझावों के अनुसार ही भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार किया गया, यानी कि उसको और फिर से एक मॉडिफाई रूप में उस कानून को दोबारा से विस्तृत रूप दे करके भारत में उसको रॉलेट एक्ट के नाम से लागू किया गया। रॉलेट एक्ट 1919। अब यहाँ रॉलेट का मतलब सिडनी रॉलेट, नाम जज है, जज के नाम पर बहुत सारे कानून विधान जो बनते हैं, एक्ट जो बनते हैं, उसके अंदर जो सदस्य होते हैं या उस सदस्य का जो अध्यक्ष होता है उसके नाम से ही वो जाने जाते हैं। जैसे साइमन कमीशन बाद में जब भारत में आया 1928 में, तो साइमन कमीशन कहलाया क्योंकि उसका नाम, उसका जो साइमन जो थे उस कमीशन के अध्यक्ष थे। तो ऐसे ही सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और कमेटी ने सेडिशन को लेकर के अपनी सिफारिशें दी और उस सिफारिशों के आधार पर एक कानून बना जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस रॉलेट एक्ट के द्वारा
आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दिए गए और परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, प्रेस पर रोक, खासतौर से जो भारत के अखबार थे, भारत के समाचार पत्र जो भारतीय भाषाओं में छपते थे, उन सब पे उन पर रोक लगा दी कि कोई भी अब इन अखबारों पर कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी उसके अंदर घटना का जिक्र नहीं करेगा जिससे सरकार के विरुद्ध माहौल बने। तो सेंसरशिप कहते हैं इसको। और इसके अंतर्गत वही समाचार पत्र छपेगा जो पहले सरकार के किसी नुमाइंदे को, सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, एजेंट को, वो उस अखबार का जो मजमून है, उसका जो लेखा जोखा है, वो पहले उन्हें दिखाएंगे और दिखाने के बाद यदि उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ जो सरकार के विरुद्ध हो तभी वो छप सकता था। तो इस व्यवस्था को सेंसरशिप कहते हैं, यानी रोक लगा दी गई। इसके अलावा नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में रखना भी अब जो है उसको भी उचित बना दिया गया कि नेताओं को जेल में रख सकते हैं। ओके, उन पर बिना मुकदमा चलाए हुए। ये रॉलेट एक्ट के तहत ये प्रावधान किए गए। लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नेताओं को जेल में डाला गया। विशेष ट्रिब्यूनलों और बंद कमरों में बिना जवाबदेही के गिरफ्तार किए गए लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इस सब का भारी विरोध हुआ। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो उस वक्त आंदोलन को लीड कर रही थी और जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो बड़े नेता थे, उन्होंने इस कानून को काला कानून का नाम दिया, ब्लैक लॉ, कि ये रॉलेट एक्ट नहीं है, ये ब्लैक एक्ट है, क्योंकि यह भारत के लोगों को कुचलने की नीयत से लाया गया है। भारत के लोगों की आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से ये कानून बनाया गया है, क्योंकि यह उनकी आज़ादी को रोकता है। ये उनके समाचार पत्रों पर रोक लगाता है, उनके भाषण पर रोक लगाता है, उन्हें बिना किसी मुकदमा चलाए हुए गिरफ्तार करने के लिए छूट देता है। तो इसका विरोध हुआ। अब इसी विरोध के कड़ी में एक बहुत बड़ा विरोध जलियांवाला बाग में होता है। लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ एक घटना घटती है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और उस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग मैसाकर 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई और रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा रखी, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। ऊधम सिंह भी वहां मौजूद थे और वो वहां पर सबको पानी पिलाने का काम कर रहे थे। वो तरुण अवस्था थी उनकी, युवा थे, जवान थे और वो भी वहां पर गए हुए थे और उन सभा में मौजूद लोगों को वो पानी पिला रहे थे, क्योंकि अप्रैल का महीना है तो गर्मियां शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही इस सभा से ब्रिटिश सरकार तिलमिला गई। तिलमिलाए पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडवायर ने ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर को आदेश दिया कि वह भारतीयों को कुचल दे, भारतीयों को गोलियों से भून दे और अमृतसर में जो आंदोलन हो रहा है, जो बैठक हो रही है, हालांकि वो बैठक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रही थी, लोकतांत्रिक ढंग से हो रही थी, लोगों के पास ना कोई हथियार थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार के अधीन तैनात
तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर ने अपनी क्रूरता और बर्बरता का परिचय देते हुए, अमानवीयता का परिचय देते हुए भारतीयों को गोलियों से भून देने का आदेश पारित कर दिया और इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी जनरल डायर को, जनरल हैरी डायर, ब्रिगेडियर जनरल हैरी डायर। ब्रिगेडियर जनरल हैरी डायर ने अपने 90 सैनिकों को साथ लेकर के वह जलियांवाला बाग पहुंच जाता है। जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लेता है और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए। मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा अलग अलग है, लेकिन वहाँ पर एक जो है डॉक्टर हुआ करते थे जो सरकारी अस्पताल में थे, उन्होंने जो लोगों का इलाज किया, लोगों को देखा, तो उनके मुताबिक यह संख्या लगभग 1800 थी। यानी कि लगभग 2000 लोग इस हत्याकांड का शिकार हुए, जिनमें औरतें, बुजुर्ग, बच्चे शामिल थे। गोलियों के खौफ से लोग भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे और उस जलियांवाला बाग में चार दीवारी थी उसकी, लोग भाग भी नहीं सकते थे वहाँ से। वहीं पास में एक कुआं बना हुआ था और बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए, जिसमें डूबने से उनकी मौत हो गई। एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा उस समय का, कि 120 शव तो सिर्फ उस कुएं से ही मिले थे। अब इस घटना को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा और इस घटना को उन्होंने भोगा, उसका अनुभव किया। लोगों की चित्कार, चीख पुकार का वहां पर दृश्य था, जिससे उधम सिंह के अंदर एक तरह से प्रतिशोध की भावना पैदा हो जाती है और अब वो प्रतिज्ञा करते हैं कि इस घटना के जिम्मेदार माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही क्रूर और बर्बर घटना को अंजाम दिया है। निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई हैं, बुजुर्गों, बच्चों, औरतों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जलियांवाला बाग के हृदय विदारक हत्याकांड ने क्रांतिकारी एवं अद्भुत नायक वीर उधम सिंह को जन्म दिया, जो पहले एक बहुत ही सामान्य युवा थे जो पानी पिलाने का काम कर रहे थे। अब इस घटना से एक वीर उधम सिंह का जन्म होता है। निर्दोष भारतीयों की चित्कार, क्रंदन और बहते हुए लहू अर्थात खून के बाद को देखने के बाद उधम सिंह का हृदय प्रतिशोध की भावना से भर गया। इस घटना के बाद उधम सिंह ने प्रतिज्ञा ली कि वो जनरल ओडायर को मारे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। तब उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के जिम्मेदार माइकल ओडायर को इंग्लैंड में जाकर गोली मारी। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देशों की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचते हैं। 1934 में वहाँ 9 एल्डर स्ट्रीट नाम की जगह थी, वहाँ पर वो कमर्शियल एक रोड था, वहाँ रहने लगते हैं। वहाँ उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए अपने पास एक 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर भी उन्होंने खरीद ली। भारत के इस वीर क्रांतिकारी सपूत ने माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार किया। कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उनका संकल्प था, उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस हत्यारे को सबक जरूर सिखाऊंगा और इसका प्रतिशोध जरूर लूँगा, क्योंकि इसने सैकड़ों, हजारों कह सकते हैं, हजारों हमारी निर्दोष निहत्थे जो है भारतवासियों को, बेकसूर भारतवासियों को
बिना किसी वजह के मौत के घाट उतार दिया था। ऊधम सिंह को अपने निर्दोष भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। 1940 जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सन हॉल में एक बैठक थी, जहां पर माइकल ओडायर भी आए हुए थे और वो वक्ताओं में शामिल थे। उनको भी वहां भाषण देना था, बोलना था। ऊधम सिंह उस दिन से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर एक मोटी किताब में छिपा कर ले गए। उनका देखिए तरीका, वो पुस्तक को इस तरह से उन्होंने काटा कि उसके अंदर उन्होंने रिवॉल्वर को छुपा दिया। रिवॉल्वर की शेप में पुस्तक को काट के रिवॉल्वर को अंदर ले गए, ताकि किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं हुआ। बैठक के बाद वीरवार के दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसमें डॉयर और उनके 2 अंगरक्षकों की मृत्यु हो गई। उसके बाद ऊधम सिंह ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, कोई उन्होंने पछतावा जाहिर नहीं किया, कोई उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, और बहुत ही एक तरह से खुशी से कह सकते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और कोई सफाई भी नहीं दी कि भाई मेरे से गलती हो गई है या मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली उस काम को अंजाम दिया था और वो लंबे समय से इंतकाम की आग में जल रहे थे। प्रतिशोध की ज्वाला उनके दिल में भड़क रही थी, क्योंकि उन्हें अपने भारतीय भाई बहनों की मौत का बदला लेना था। उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं, आई एम डाइंग फॉर माई कंट्री। अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु से बढ़कर, उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु से बढ़कर मेरे लिए और कोई सम्मान नहीं हो सकता। ये मेरे सम्मान की बात है। मुझे अपनी सज़ा 10, 20 या 50 साल हो या फांसी पर जाने का कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। और 31 जुलाई 1940 को वीर ऊधम सिंह को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई, और इस तरह से एक योद्धा का अंत हुआ। लेकिन उस योद्धा ने, उस अद्भुत, अनोखे, अद्वितीय, उत्कृष्ट योद्धा ने अपने काम को अंजाम दे दिया। अपने लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया। जो उद्देश्य वो लेकर के भारत से और 7 समुद्र पार गए थे, उस कारनामे को उन्होंने अंजाम दिया। बाद में 1974 में 31 जुलाई को ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए। अब बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से सम्मान मिलना चाहिए था या कितना सम्मान मिला, और सम्मान के लिए उन्हें क्या क्या भारत सरकार या दूसरी सरकारों ने कैसे उनको सम्मानित किया। शहीद ऊधम सिंह को सम्मान, पुराने समय से ही जातिवाद से ग्रसित समाज ने उन्हें इतिहास में भी सीमित कर दिया, क्योंकि वो दलित समाज से संबंध रखते थे। एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। भारतीय इतिहास में उन्हें वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। निश्चित तौर पर इतिहास की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यह सब उनकी जाति के कारण ही हुआ। दरअसल वे उस जाति और समाज का हिस्सा नहीं थे जिनके हाथों में कलम रही थी या कलम रही है। कलम वालों का इतिहास रहा है कि वे एक तरफा महिमा मंडन करते रहे हैं। तमाम तरह के आडंबरों और झूठों का अब महिमा मंडन करने वाली कलम को असली नायकों के बारे में लिखने में शायद लकवा मार गया। उन्होंने ऊधम सिंह जैसे वीरों के बारे में उस बेबाकी से नहीं लिखा, और उनको सम्मान देने में वो कलम जो है लकवाग्रस्त हो गई। ऊधम सिंह भी अगर डायर को मारने इंग्लैंड नहीं गए होते तो पूरी संभावना थी कि जितना उनको या हमें उनके बारे में जानकारी है वो भी शायद नहीं मिल पाती।
इतने महत्वपूर्ण एवं अनोखे क्रांतिकारी वीर योद्धा की लंबे समय तक उपेक्षा करना वाकई शर्म की बात है। लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे प्रयास किए गए कि उन्हें कुछ सम्मान मिला। ऊधम सिंह को शहीद आजम सरदार ऊधम सिंह के रूप में भी जाना जाता है। शहीद आजम शहीद भगत सिंह को भी कहते हैं और शहीद ऊधम सिंह को भी कहते हैं। यहाँ शहीद आजम का अर्थ होता है महान शहीद। ऊधम सिंह के गांव में उनके नाम से एक स्मारक बना है, ये उनके सम्मान के नाम पर। लेकिन उनका घर उपेक्षाओं की मार झेल रहा है। गांव के कुछ लोगों ने ऊधम सिंह की विरासत को अर्थात उनके घर को बचाने का जिम्मा लिया हुआ है। सरकारें राजनीतिक लाभ के लिए बहुत से नेताओं, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं, महापुरुषों की मूर्तियां तो लगाती हैं, स्मारक भी बनवाती हैं और उन पे अरबों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन जब बात आती है ऐसे महापुरुषों की और बलिदानियों की जो बहुत सामान्य परिवारों से संबंध रखते हैं और ख़ास तौर से अगर जाति उनकी वो नहीं है जो जैसा कि ये भारतीय समाज अपेक्षा करता है, तो फिर उन्हें और कड़ा संघर्ष करना पड़ता है सम्मान पाने के लिए। वीर बलिदानी ऊधम सिंह को वास्तविक सम्मान देते हुए अक्टूबर 1995 में तत्कालीन मायावती सरकार द्वारा उत्तराखंड के एक ज़िले का नाम उनके नाम पर बदलकर ऊधम सिंह नगर रखा गया। नया जिला बनाया गया जिसका नाम ऊधम सिंह नगर रखा गया। एक ऐसा नाम जो हर रोज हर बच्चा हर व्यक्ति अपने जवान पर रखे और ऊधम सिंह की जो एक स्मृति है वो स्मृति बहुत ही अमिट बन जाए। जब भी हम बात करेंगे भाई हम कहाँ जा रहे हैं, ऊधम सिंह नगर जा रहे हैं जी, तो ऊधम सिंह नगर जाने का मतलब है ऊधम सिंह को हम याद कर रहे हैं। वास्तव में शहीद ऊधम सिंह भारत माता के अनोखे अद्वितीय और अनूठे वीर सपूत थे जिन्होंने वह काम किया जिसे शायद ही कोई अन्य क्रांतिकारी कर पाया हो, यानी कि विदेश में जाकर और लंबे इंतजार करने के बाद दुश्मन को उन्होंने मौत के घाट उतारा। तो ये बहुत ही अद्भुत और अनोखा कार्य था जो शहीद ऊधम सिंह ने अंजाम दिया। विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने अपने उत्कृष्ट शौर्य का परिचय दिया, प्रदर्शन किया और ऐसा करने वाले ऊधम सिंह शायद ही इकलौते योद्धा थे। ऐसे उत्कृष्ट अमर बलिदानी ऊधम सिंह को शत हम नमन करते हैं और हमें उनके जीवन से अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती है। युवाओं को ये प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए और अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तभी हम ऊधम सिंह जैसे वीर शहीदों को सही मायने में श्रद्धांजलि देने की स्थिति में होंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मैं शहीद ऊधम सिंह को नमन करता हूँ, उन्हें सलाम करता हूँ, उनकी वीरता को सलाम करता हूँ, उनके साहस को, उनके बलिदान को सलाम करता हूँ। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसमें कोई मैसेज हो, इतिहास और बलिदान शहीदों के बारे में अगर आपको कुछ यहाँ इसमें जानकारी मिली हो तो कृपया इसे लाइक करें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश पहुँचे, इस वीरता की गाथा, वीर गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और साथ ही साथ यदि आपने भारत में सामाजिक न्याय की आवाज़ को समझने, उसके अर्थ को जानने के लिए अगर आप उसे और जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ऊधम सिंह।